नमस्कार। आज प्रारंभ करते हैं कक्षा 8वीं वसंत भाग 3 का प्रथम पाठ, जिसका नाम है ध्वनि। यह कविता और इस कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपनी इस ध्वनि नाम की कविता में कहते हैं कि उनका अभी अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी उनके जीवन रूपी वन में वसंत अर्थात यौवन आया है। कवि इस कविता में प्रकृति का मनोहर वर्णन करते हुए अपने चारों ओर वृक्ष, हरे भरे पौधों और जो कलियां खिली हुई हैं और जो कलियां अभी तक सो रही हैं, उनको जगाने का प्रयास करता है और वो चाहते हैं कि एक सुंदर सवेरा हो। कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश जो लोग हैं उनके जीवन में प्रसन्नता लाना चाहते हैं। कवि बड़ी ही कुशलता से मानव जीवन को अच्छा बनाने के लिए, उसको संवारने के लिए अपनी हर खुशी व सुख को दान करने के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं कि प्रत्येक मानव का जीवन सुखमय हो और उनका अंत अभी नहीं होगा अर्थात जब तक कि वो सबके जीवन में प्रसन्नता न ला दें। ध्वनि, इस कविता को आइए इसका वाचन करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। द्वारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी इस कविता में कह रहे हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि निराला जी प्रकृति चित्रण के द्वारा, प्रकृति वर्णन के द्वारा नई पीढ़ी को यह समझाना चाहते हैं कि वो अपने आलस्य को छोड़ें और जो उसके साथ अपने जीवन का आनंद ले। वह युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहते हैं और वो कहना चाहते हैं कि अभी हमारे जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी ही तो हमारे जीवन में एक मृदुल वसंत का आगमन हुआ है और हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। जैसा कि इस कविता में वसंत ऋतु का वर्णन है, प्रकृति में पेड़ पौधे और नए नए पत्ते, नए नए फूल आए हुए हैं। सभी पेड़ पौधों की डालियां लहलहा रही हैं, हरी भरी हो रही हैं, नई नई कलियां खिल रही हैं और नए नए पत्ते से बहुत ही वह दृश्य शोभायमान हो रहा है। कवि यह कहते हैं कि ये जो युवा पीढ़ी को जागरूक करना है, ये कवि का लक्ष्य है, क्योंकि वह चाहता है कि वह अपने कोमल हाथों से अपना सपना स्वयं साकार करना चाहता है। अर्थात प्रकृति जिस तरह से पूरे वातावरण में सुंदरता प्रदान करती है और एक नए नए जोश का, उत्साह का आगमन करती है, सूर्य के आगमन के साथ प्रकृति में नए नए पुष्प खिलते हैं
और एक नया उत्साह भर देते हैं। उसी तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों से अपना जो उद्देश्य है, उनका उद्देश्य क्या है, युवा पीढ़ी को जागरूक करना, वो उसको पूरा करना चाहते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। अर्थात निराला जी ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक पुष्प से मैं तंद्रालस की जो लालसा है, जो तंद्रा है, निद्रा तंद्रा, उसकी जो लालसा है वो खींच लूंगा मैं। कि अर्थात जो पीढ़ी अभी तक जागरूक नहीं है, सोई हुई है, आलस्य ने उनको घेर रखा है, उस आलस्य के लालच को मैं दूर कर दूंगा, खींच लूंगा। मैं इस युवा पीढ़ी को एक नया जोश और उत्साह दूंगा, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं इनको एक जीवन का जो अमृत सहर्ष अमृत है वो अब सहर्ष प्रसन्नता के साथ सींच दूंगा कि ये और भी जागृत हो जाएं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं वे मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो निराला जी कह रहे हैं कि वह द्वार दिखा दूंगा उनको अर्थात उस युवा पीढ़ी को वो द्वार दिखा दूंगा जहाँ मेरे अनंत हैं, अर्थात जहाँ पर उनके जीवन के लिए प्रसन्नता की बात है, उनका जीवन सफल हो जाएगा, जहाँ उनका लक्ष्य है वो उसको प्राप्त कर सकेंगे, सही रास्ते पर जाएंगे। नई पीढ़ी को निराला जी वो मार्ग दिखाना चाहते हैं, सही दिशा दिखाना चाहते हैं। जब तक ये सारा कार्य वो नहीं कर लेते तब तक कवि का अंत नहीं होगा। आइए प्रश्न अभ्यास पर चलते हैं। कविता से कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है कि उसका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर जीवन को जीने के लिए उत्साह और प्रेरणा और ताकत कूट कूट कर भरी हुई है। एक मनुष्य तभी स्वयं का अंत मान लेता है जब वह अपने अंदर उत्साह, विश्वास इत्यादि को कम कर देता है। लेकिन कवि के अंदर ये तीनों अत्यधिक मात्रा में है, तो वह अपना अंत नहीं मानते हैं और उनका विश्वास है कि उनका अंत अभी नहीं होने वाला, कि जब तक कि वो नई युवा पीढ़ी को जागरूक न कर लें। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन कोमल कलियों को जो आलस्य से भरी हैं, यहाँ कोमल कलियों से तात्पर्य है नई युवा पीढ़ी जो आलस्य से भरी पड़ी है, सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, सोई हुई है, तंद्रालस लालसा है उसमें, वह अपने कोमल स्पर्श से उनको जगाने का प्रयास करेगा, उन कलियों को जगाने का प्रयास करेगा, उन युवाओं को जगाने का प्रयास करेगा, ताकि वो नींद से जागकर एक मनोहारी प्रभात का अवलोकन कर सके, दर्शन कर सके। अर्थात उस युवा पीढ़ी को नींद से जगाने का प्रयास कवि करता है, जो अपने जीवन के प्रति सचेत न रहकर अपना जरूरी समय बर्बाद कर रही है, ऐसी पीढ़ी को जगाना चाहते हैं। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की जो तंद्रा है, पुष्पों अर्थात नई पीढ़ी की जो तंद्रा अर्थात जो आलस्य है, उसको दूर हटाने के लिए कवि क्या प्रयास करना चाहते हैं कि उनके जीवन में अमृत रूपी पराग का संचार करना चाहते हैं। पराग का संचार पुष्पों में होता है और नई पीढ़ी में उस तंद्रालस को दूर करके उनके अंदर उत्साह लाना चाहते हैं। ये कवि का लक्ष्य है। कविता से आगे, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है?
क्योंकि ये ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में न तो अत्यधिक ठंडी न अत्यधिक गर्मी, और वृक्ष भी नए पत्ते धारण करते हैं पुराने पत्तों को छोड़ करके। तो उस समय प्रकृति में एक बहुत ही मनोहारी दृश्य उत्पन्न होता है, जिससे वातावरण बहुत सुगंधित और सुशोभित होता है। इन सभी कारणों से वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। ये आपस में चर्चा करने के लिए है बच्चों, तो आप सब भी इस पर आपस में अपने दोस्तों से इसकी चर्चा करिएगा। वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर आपको निबंध लिखना है। तो अपने वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में आप जानकारी एकत्र कीजिए और एक त्योहार पर निबंध लिखिए। आप होली पर इसमें निबंध लिख सकते हैं। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से करते हैं या कर सकते हैं? ऋतु परिवर्तन का जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। गर्मी के मौसम में लू से बचकर लोग दोपहर को घर में ही रहते हैं और ठंडी में ठंडे पेय पदार्थ का ग्रहण करते हैं गर्मी में, और ठंडी में इसका विपरीत करते हैं। वो मतलब वो धूप में रहना पसंद करते हैं और गर्म चीज़ को खाना पसंद करते हैं। कुल मिलाकर ऋतु परिवर्तन हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उसी प्रकार बारिश में हम लोग बारिश से बचने का प्रयास करते हैं। अनुमान और कल्पना। कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमों में बौर भौर, वन वन टूटे हैं, होली मची ठौर ठौर, सभी बंधन छूटे हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें वसंत की चर्चा की जा रही है। स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो आप जो भी करना चाहेंगे आप इसमें लिख सकते हैं। कवि अपनी कविता में एक कल्पनाशील कार्य की बात बता रहा है। उसकी कल्पना क्या है कि नई पीढ़ी को जागरूक करना। अनुमान कीजिए और लिखिए कि उसके बताए कार्यों का अन्य किन किन संदर्भों से संबंध जुड़ सकता है। जैसे नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही हो, तो आप करिएगा इसको। भाषा की बात, ये महत्वपूर्ण है। हरे हरे पुष्प, पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति अर्थात पुनः आवृत्ति, बार बार आना। कविता के हरे हरे ये बात इस वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म, युग्म अर्थात जोड़ा। ये हरे एक शब्द है, तो इनका जोड़ा है, तो हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में। जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में प्रयोग होता है। 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती हैं, अर्थात जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी है। बेर अर्थात यहाँ पे बेर फल से संबंधित है। एक शब्द बेर का अर्थ 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया। इसे यमक अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार में एक शब्द 2 बार आते हैं और उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर बेर शब्द आया है, एक बेर का अर्थ है बार और एक बेर का अर्थ है फल, बेर का फल। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे मन का और मन का। मन का अर्थात मन से संबंधित और मन का अर्थात माला। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए
जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे वाक्य प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे बातों बातों में, रह रह कर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। जैसे बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब मैं घर पहुंच गया, तो ऐसे ही आप वाक्य प्रयोग करिएगा। रह रह कर मुझे डर लगता है, बाजार से लाल लाल टमाटर ले आना, मेरे पापा सुबह सुबह उठ जाते हैं, मेरे पड़ोस में रातों रात चोरी हो गई, घड़ी घड़ी हम मुझे परेशान मत करो। तो ये ऐसे ही आप कई प्रकार के वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। कोमल गात मृदुल वसंत, हरे हरे ये पात। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में गात, वसंत और पात शब्द विशेष्य हैं, क्योंकि इनकी विशेषण क्रमशः कोमल, मृदुल और हरे हरे शब्दों से ज्ञात होती है। जैसे कोमल गात है तो कोमल शरीर, कोमल का अर्थ है मुलायम, गात का अर्थ है शरीर। तो गात यहाँ पर गात की विशेषता बताई जा रही है, तो गात हो जाएगा विशेष्य और कोमल हो जाएगा विशेषण। इसी प्रकार मृदुल वसंत, हरे हरे ये पात। हिंदी विशेषणों के सामान्यतया 4 प्रकार माने गए हैं। ये हम कक्षा में आपको पढ़ा चुके हैं, फिर भी आप देख लीजिए। अर्थात जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। उनके 4 प्रकार के भेद होते हैं। एक गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। वसंत पर अनेक सुंदर कविताएं हैं कुछ करने को। कुछ कविताओं का संकलन तैयार कीजिए। शब्दकोश में वसंत शब्द का अर्थ देखिए। शब्दकोश में शब्दों के अर्थों के अतिरिक्त बहुत सी अलग अलग की जानकारियाँ भी मिल सकती है, उन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। शब्दार्थ यहाँ पर ये कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं। मृदुल अर्थात कोमल, पात अर्थात पत्ता, गात अर्थात शरीर, निद्रित अर्थात सोया हुआ, प्रत्यूष अर्थात प्रातःकाल और तंद्रालस नींद से अलसाया हुआ। लालसा कुछ पाने की चाह, अभिलाषा या इच्छा। यह पाठ ही यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले पाठ से को लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।